हेलो स्टूडेंट्स, देखो हीटिंग इफेक्ट्स हम पढ़ रहे थे जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ब्लॉक केमिस्ट्री जब पढ़ने से पहले जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेते हो तो यूँ मान लो आपका 40% 40-50% काम तो हो गया। फिर रिपीटिशन आएगा तो जनरल रूल्स के रूप में पॉइंट्स हम यहाँ बता रहे हैं। सम ऑफ द पॉइंट्स वी हैड कवर्ड। हीटिंग इफेक्ट की बात कर रहे थे कि हीट करने पर हमें क्या प्रोडक्ट मिल सकते हैं फॉर ए गिवन सब्सटेंस। तो हमने देखो कार्बोनेट्स की बात की, बाइकार्बोनेट्स की बात की, नाइट्रेट्स की बात की, और साथ ही साथ हमने वी टॉक्ड अबाउट इवन सल्फेट्स ऑल्सो, क्रोमेट्स ऑल्सो। क्रोमेट में जैसे एग्जाम्पल अभी हमने लिया था कि भाई ऐसा क्या हो गया, जैसे मैं ये दोबारा ले रहा हूँ कि Ag2C2O4 को ऑक्सिलेट को हीट करने पर यू गेट सिल्वर प्लस CO2, जबकि Na2C2O4 सोडियम ऑक्सिलेट को सॉलिड को हीट करने पर यू गेट सोडियम कार्बोनेट प्लस यू गेट CO, जबकि कैल्शियम ऑक्सिलेट को हीट करने पर अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं बिल्कुल, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO प्लस CO2। ऐसा क्या हो गया इनमें? पता है आपको सब कुछ, एवरीथिंग लाइज इन इट बेस्ड ऑन फजान्स रूल। आपको ये बात पता है कि सोडियम ऑक्सिलेट को हीट करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है और सोडियम कार्बोनेट फर्दर थर्मली डिकम्पोज नहीं होता, मेल्ट हो जाएगा, गैस इवॉल्व नहीं करेगा CO2, तो सोडियम कार्बोनेट बन के रह जाता है। इसका मतलब कैल्शियम ऑक्सिलेट में भी पहले कैल्शियम कार्बोनेट बना होगा और साथ में CO गैस हुई होगी, बट कैल्शियम कार्बोनेट फिर वापस से हीट हुआ होगा और क्या दे दिया उसने? CO2 ऑल्सो। इसको ऑल्टरनेटिवली ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑल्टरनेटिवली CaC2O4 जब हीट हुआ होगा तो पहले बना होगा CaCO3 प्लस CO, बिल्कुल वैसे ही है, बट ये तो फर्दर डिकम्पोज हो जाता है फजान्स रूल के चलते। कैल्शियम 2 प्लस की पोलराइजिंग पावर रिलेटिवली ज़्यादा होती है और वो कार्बोनेट आयन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ शिफ्ट करता है और कोवेलेंट नेचर बढ़ने की वजह से थर्मल डिकम्पोजिशन आसान हो जाता है। पढ़ा है सब आपने ये, नहीं तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ो, अगर नहीं पढ़ा है तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ो। तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, और नेट रिएक्शन क्या हो गई? नेट रिएक्शन क्या हो गई? CaC2O4 डिकम्पोज हुआ तो CaO सॉलिड प्लस CO प्लस CO2। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। अब जरा इस वाले पे आना, सर इसमें कैसे मिल गया? अरे वही हुआ होगा, Ag2C2O4 को हीट करा तो इसका भी कार्बोनेट बना होगा, कार्बोनेट तो वैसे ही अनस्टेबल है तो ऑक्साइड बना होगा, ऑक्साइड भी अनस्टेबल है, पढ़ चुके हैं। Ag2O बना होगा, साथ ही साथ CO एंड CO2 बना होगा, बट ये फर्दर डिकम्पोज हो जाता है टू फॉर्म Ag सॉलिड प्लस O2, और ये O2 कंबाइन करता है CO के साथ में, ये CO के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बना लेगा? CO2। नेट रिएक्शन क्या? सो नेट रिएक्शन वुड बी Ag2C2O4 विल गिव सिल्वर मेटल प्लस CO2 गैस। 2 सिल्वर लिख लो यहाँ भी 2 सिल्वर। अब बैलेंसिंग कर लो, बैलेंसिंग अपने हिसाब से देख लेना। सो गाइज ये एकदम अलग चीज है, इससे मिक्स मत करना। तो क्यों ये तीनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं? सो दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इन सबसे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ले रहे हैं हम हीटिंग इफेक्ट्स ऑन अमोनियम सॉल्ट्स। लिखो पूरी बात, ये मैंने बता तो दिया था, थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने आपको ताकि आपको याद रहे। इट इज बेस्ड ऑन फजान्स रूल, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल यू स्टडी इन केमिकल बॉन्डिंग। तो इसको एक बार नोट करो। अब लेंगे हम हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स। डू इट।
अमोनियम सॉल्ट्स को अगर हीट करते हैं तो आपको एक बात याद रखनी है कि अमोनियम सॉल्ट में अमोनियम आयन तो कैटायन हो गया, एनायन कौन है? अगर एनायन ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है तो वो ऑक्सीडाइज कर देगा अमोनिया को या अमोनियम आयन को और में लिबरेट ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट लाइक N2 और N2O गैस। बट यदि नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन का नेचर है एनायन का, तो फिर वो अमोनिया गैस ही लिबरेट करेगा। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे अमोनियम सॉल्ट NH4 मान लो कुछ X और ये एनायन है, ये एनायन है। इफ दिस एनायन इज नॉन ऑक्सीडाइजिंग देन प्रोडक्ट हीट करने पर प्रोडक्ट इज अमोनिया गैस, NH3 गैस। अच्छा, ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन कौन से, जरा देखना। फॉर एग्जाम्पल कौन? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बाइसल्फाइड, सल्फाइड, इवन सल्फेट। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि सर सल्फेट में तो सल्फर +6 में है, तो इसका मतलब सल्फेट तो एक अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। नहीं है कोई खास। H2SO4 अगर बहुत कंसंट्रेट हो तो एक्ट्स एज ए मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको नॉन ऑक्सीडाइजिंग में याद रखना है फॉस्फेट, इस तरह के एनायंस हैं जो कि यहां पर एक्सेट्रा नॉन ऑक्सीडाइजिंग नेचर के हैं, तो अमोनिया गैस बनेगी। और यदि आप हीट कर रहे हैं, इफ anion is oxidizing in nature, then product is N2 or N2O, oxidized product। प्रोडक्ट विल बी ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर के हैं कौन? जैसे ऑक्सीडाइजिंग नेचर के अगर देखें तो कौन, जैसे एग्जांपल नाइट्राइट, नाइट्रेट, परक्लोरेट, आयोडेट, Cr2O7 एटसेट्रा। इस टाइप के एनायंस अगर होंगे तो प्रोडक्ट विल बी ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट N2 और N2O। अमोनियम आयन विल बी ऑक्सीडाइज्ड बाय दीज एनायंस into N2 और N2O। तो ये पॉइंट है, जरा एक बार इसको नोट करो और मैं यही बता देता हूँ। जैसे रिएक्शन फॉर एग्जांपल, इसको अलग कर देते हैं ताकि मिक्सिंग ना हो। जैसे ये NH4X हीट करोगे तो अमोनिया गैस प्लस HX, X कुड बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अमोनियम सल्फेट को अगर हीट करोगे सॉलिड को तो यू विल गेट 2 अमोनिया प्लस H2SO4, वो लिक्विड के रूप में मिल जाएगा क्योंकि H2SO4 का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लार्ज होता है, शायद 350 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2SO4 इज नियरली 340 डिग्री सेल्सियस, लगभग 340 डिग्री सेल्सियस होता है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये तो अच्छा खासा बॉइलिंग पॉइंट है, उससे कम ही टेम्परेचर पर हीट करने पर डिकम्पोज हो जाएगा तो अमोनिया तो उड़ जाएगी एंड दिस विल रिमेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। सो गाइज इस तरीके से याद रखना है आपको। और जैसे मान लो NH4HS, इसको हीट करोगे तो अमोनिया प्लस H2S। सो लाइक दैट प्रोडक्ट्स विल बी ऑब्टेन। तो नॉन ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट कौन? अमोनिया विल बी लिबरेटेड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। अब जरा इस पे आइयो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट में। ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट की अगर बात करें तो जैसे अमोनियम नाइट्राइट है तो यू गेट N2 प्लस H2O। H2O भी गैस के रूप में उड़ जाएगा, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर रिलेटिवली हाई होगा एंड दिस विल बी लिबरेटेड। H2O का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस ही है ना,
तो लाइक दैट बैलेंसिंग कर लेना। अमोनियम नाइट्रेट है तो प्रोडक्ट मिलता है N2O प्लस H2। अच्छा, रटने की जरूरत नहीं है। अमोनियम सॉल्ट्स को अगर हीट करते हैं और ऑक्सीडाइजिंग नेचर का एनायन है तो फिर ध्यान रखना है, अगर एनायन नाइट्राइट या नाइट्रेट है तो नाइट्रोजन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट वाला प्रोडक्ट मिलता है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। यहाँ कितना था ये -3, यहाँ कितना था +3। -3 और +3 का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, जरा बोलना? 0 वाला प्रोडक्ट। अच्छा यहाँ देखो, -3 और नाइट्रेट में +5, -3 और +5 का एवरेज कितना हुआ? +1 वाला प्रोडक्ट है N2O। यही नहीं, हाइड्रोजीनियम सॉल्ट्स, नाइट्रोजन के कोई भी डेरिवेटिव है उसका हीटिंग इफेक्ट स्टडी कर रहा हो तो दिस लॉ विल बी एप्लीकेबल दैट द प्रोडक्ट वुड बी ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट वुड बी हैविंग द ऑक्सीडेशन नंबर व्हिच इज एवरेज ऑफ ऑल द नाइट्रोजन्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। सो व्हाट, जैसे N2H5NO2 हाइड्रोजीनियम नाइट्राइट, हाइड्रोजीनियम नाइट्राइट को जब हीट करोगे आप तो यू गेट, जरा देखना यहाँ पर ये -2 है तो -4 + 3 -1/3 HN3, दिस इज द प्रोडक्ट प्लस H2O। ये हाइड्रोजोइक एसिड है, दिस इज हाइड्रोजोइक एसिड। इसकी स्ट्रक्चर भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, HN डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। लाइक दिस। हालांकि ये लूज डॉट स्ट्रक्चर है, एक्चुअल शेप नहीं है। एक्चुअल शेप में तो ये लोन पेयर की वजह से बेंट हो जाएगा। तो लाइक दैट यू से, एंड मिडिल नाइट्रोजन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। तो ये हाइड्रोजोइक एसिड होता है, इसी के बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनते हैं, एक्सप्लोजिव्स के रूप में काम में आते हैं अजाइड्स, सोडियम अजाइड, जिंक अजाइड, बेरियम अजाइड। इसके ऊपर तो जेईई एडवांस ने क्वेश्चन भी लिया है, उनका हीटिंग इफेक्ट भी पढ़ेंगे, आएगा वीर को। लिखते जरा चले जाओ, मैं इसको जरा साफ करने वाला हूँ, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमोनियम सॉल्ट्स का हीटिंग इफेक्ट, मैंने हाइड्रोजीनियम का सॉल्ट भी ले लिया यहाँ पर। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था? -2 और यहाँ +3 था, तो एवरेज कितना हो गया? -4 + 3 + 1/2, तो -1/3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1/3 नाइट्रोजन का। इन हाइड्रोजोइक, अमोनिया नहीं है ये, हाइड्रोजोइक एसिड HN3 है, NH3 नहीं है। तो और हीटिंग इफेक्ट लिखेंगे, जरा मैं ये साफ करने वाला हूँ, पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन। साथ ही साथ अगर मान लो ऐसा हो NH4ClO4, इसको हीट करोगे, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, तो N2 इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, Cl2 इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड, O2 H2O, मिला ही ना कुछ भी, पूरा ही सब्सटेंस गायब हो गया। कंटेनर में ये सब्सटेंस सॉलिड लिया, हीट करा स्ट्रांगली, कुछ भी ना बचा, सारी गैस उड़ गई, खाली रह गया वेसल। N2Cl2 O2 H2O याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अमोनियम आयोडेट, ये भी ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, हीट करोगे तो N2 + H2O + I2 वेपर्स विल बी वॉल्ड आउट, साथ में O2 वेपर्स ऑल्सो विल गो आउट। तो गाइस ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, याद बैलेंसिंग भी करके लिख दो। एक N2 आ गया, एक Cl2 आ गया, 4 दूनी 8 है ये, तो 4 मान लो यहाँ ले लिया, 4 और यह 2, दैट्स इट, बैलेंस्ड। अच्छा यहाँ भी ले लो जरा, 2 N2 गया, I2 भी गया, और मान लो 4 H2O ले लो, 3 दूनी 6, 4 तो आ गए, एक O2, दैट्स इट, बैलेंस्ड, इवॉल्व्ड आउट। सो लाइक दैट। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जेईई ने पूछा हुआ भी है, कौन? NH4 twice Cr2O7, ये ऑरेंज कंपाउंड है, ऑरेंज सॉलिड। इसको जब हीट करते हैं तो ये N2 गैस देगा, क्योंकि डाइक्रोमेट आयन इज ऑक्सीडाइजिंग नेचर।
साथ में यू गेट H2O vapors also plus Cr2O3 solid. This is green solid. एक्चुअली ये जो कंपाउंड है ये स्पार्कल्स जनरेट करता है, ग्रीन सॉलिड बनता है, तो ये इस क्रैकर्स बनाने में काम आता है। जो पटाखे होते हैं दिवाली पे छोड़ते हैं हम क्रैकर्स, तो क्रैकर्स बनाने में जैसे मान लो अनार बम होता है, अनार बम में आपने आग लगाई तो इसमें बढ़िया से एकदम स्पार्कल्स आते हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑल्सो। सो ग्रीन कलर इज प्रोवाइडेड, ग्रीन स्पार्कल्स इज बिकॉज ऑफ दिस कंपाउंड यूज्ड। तो ये कंपाउंड हीट करने पर डिकम्पोज होता है और ग्रीन कलर के स्पार्कल्स देता है, तो क्रैकर्स बनाने में काम आता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूज, और ये आईआईटी ने क्वेश्चन भी पूछा है, आईआईटी एडवांस ने। सो अमोनियम डाइक्रोमेट is used in making firecrackers. फायरक्रैकर्स बनाने में काम में आता है। तो गाइज ये नोट करो जरा। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यू आर सपोज टू रिमेंबर। तो ये था हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स। और भी लेते हैं, चलो एजाइड्स की बात करें, अभी एजाइड की बात कर भी रहे थे, नोट करो पूरी बात पहले। जैसे अजाइड्स, याद रखो मेटल अजाइड्स आर एक्सप्लोजिव्स। एक्सप्लोजिव्स होते हैं ये। जैसे सोडियम अजाइड है Na(N3), हीट करते हैं तो इट गिव्स सोडियम मेटल प्लस N2। जैसे बेरियम अजाइड, अजाइड की वैलेंसी ये होती है N3-, ये है अजाइड आयन, दिस इज अजाइड आयन। और बेरियम अजाइड को हीट कर रहे हैं तो बेरियम मेटल प्लस N2 गैस इज इवॉल्व्ड आउट, वेरी प्योर N2 गैस। ये आईआईटी एडवांस्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि इनमें से इन चार कंपाउंड में अभी मेरे ख्याल से 2014 और समवेयर 15 के आउट ऑफ द फोर फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन विच ऑन हीटिंग विल गिव द वेरी प्योर नाइट्रोजन, आंसर था बेरियम अजाइड। तो बेरियम अजाइड को हीट करने पर ये मिलता है। अच्छा, ये हाइड्रोजोइक एसिड के वो होते हैं डेरिवेटिव्स, जैसे HN3 है हाइड्रोजोइक एसिड, आप जैसे हीट करोगे ना तो इट ऑल्सो डिकम्पोजेस H2 एंड N2 गैस। तो दीज आर रिलेटिवली अनस्टेबल कंपाउंड। जैसे यही है सोडियम अजाइड, इसका सबसे बड़ा उपयोग होता है वो एयरबैग्स होते हैं ना कारों में, कार चलाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाए, मान लो किसी कारण से अनटोवर्ड इंसिडेंट हो, कोई हेड ऑन कोलिजन हो जाए, तो जो अंदर बैठे हुए हैं, ड्राइवर है, को ड्राइवर है, वो उनको चोट कम से कम लगे, उनकी लाइफ लॉस ना हो, तो एयरबैग्स यूज़ करते हैं। बड़ी कारों में तो बहुत सारे एयरबैग्स होते हैं। तो ये क्या इस्तेमाल होता है, सोडियम अजाइड यूज़ किया जाता है। Na(N3) is very commonly used in airbags of automobiles. कार्स के अंदर, ऑटोमोबाइल्स के अंदर सोडियम अजाइड का इस्तेमाल किया जाता है एयरबैग्स में। कैसे यूज़ कैसे करते हैं? एक जैसे वो ड्राइवर होता है, जो ड्राइवर के पास जो स्टीयरिंग होता है, तो स्टीयरिंग में ऊपर उस पर लिखा हुआ था एयरबैग्स लिखा हुआ होता है।
तो उसमें एयर बैग होगा। मान लो कोई हेड ऑन कोलिजन हुआ, हेड ऑन कोलिजन होगा तो आदमी स्पीड पर जा रहा है, मान लो 80 की स्पीड पर, 100 की स्पीड पर और इवन हायर, चलाने वाले बहुत तेज भी चलाते हैं। तो जब स्पीड पर जाते हैं बहुत ज़्यादा और सामने से कोई मान लो हेड ऑन कोलिजन होने वाला होता है या हो जाता है, तो हेड ऑन कोलिजन में ऑब्वियसली इतनी हाई स्पीड पर अगर कोई ड्राइवर बैठा हुआ है, एक तो सीट बेल्ट लगानी जरूरी है। सीट बेल्ट इज लाइफ सेवर। अचानक से एक थ्रस्ट लगेगा हेड ऑन कोलिजन पर और पर्सन आगे की तरफ जाएगा, और यदि सीट बेल्ट नहीं लगाई भी होगी ना तो फिर तो बड़ा मुश्किल है बचना। इंसान जो है इतना ज़्यादा मोमेंटम होगा उसका कि वो आगे की तरफ मूव करेगा और वो विंड स्क्रीन तोड़ते हुए आगे निकल जाते हैं। कई बार होते हैं ऐसे एक्सीडेंट्स, बहुत ही भयानक से एक्सीडेंट होते हैं कई बार। तो एक तो सीट बेल्ट और दूसरा सेवर होता है कौन? एयर बैग। एयर बैग क्या होता है कि जैसे ही हेड ऑन कोलिजन होता है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड, ये जो सोडियम अजाइड होता है एयर बैग्स में, इसको इग्नाइट कर देता है। वो पायरो सिग्नल्स होते हैं, सेंसर्स लगे हुए होते हैं, और वो एक्सप्लोजिव्स को बर्न करने के लिए सब्सटेंस भी प्रेजेंट होता है। वो तो पूरा एक मैकेनिज्म होता है, और वो जो पायरो सेंसर्स होते हैं वो सेंस कर लेते हैं कि एक्सीडेंट हुआ है, और इग्निशन किया जाता है सोडियम अजाइड का। सोडियम अजाइड एकदम इग्नाइट करता है और इमीडिएटली इट फिल्स अप, इट गिव्स द N2 गैस, और N2 गैस पूरे एयर बैग को विद इन नो टाइम, विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड इट फिल्स अप द एयर बैग, और एयर बैग पूरा फूल जाता है। और आदमी जब आगे की तरफ जाएगा तो वो एयर बैग फूल करके पीछे की तरफ उसका जो थ्रस्ट है या जो इम्पैक्ट है वो न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इंसान जो एकदम आगे की तरफ जाता है ना, वो काफ़ी कुछ न्यूट्रलाइज हो जाता है बिकॉज ऑफ द एयर बैग्स। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ एयर बैग्स। सो हु इज फील्ड? IIT JEE में ये सब ना पूछने वाले। IIT JEE में क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट होगा? हु गिव्स द प्योर नाइट्रोजन ऑन हीटिंग? आ चुका ऑलरेडी, बेरियम अजाइड, सोडियम अजाइड टाइप के। अगला क्वेश्चन क्या आएगा कि एयर बैग्स of automobiles are filled with which substance to neutralize the impact in case of the head-on collision or accident? So what is the answer? Sodium azide or even barium azide. Zinc azide भी भरते हैं। Metal azides on heating gives nitrogen and which is commonly used in airbags of automobiles. So guys, this is important point. ऐसी जिंक अजाइड है, उसको भी हीट करोगे जिंक मेटल प्लस N2। चूंकि एक्सप्लोजिव्स होते हैं, दे आर नॉट सोल्ड इन द मार्केट कॉमर्शियली एट एनी शॉप लाइक दिस। ये तो जो आर्मी होती है या पुलिस होती है या मान लो जो सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं, उनको एक्सेसिबल होता है ये सब कि भाई इसके वो एक्सप्लोजिव्स बनाएं, रिसर्च करें एंड इसके ऊपर वो तरह के डिवाइसेस बना सकें। तो गाइज ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अजाइड्स हमने पढ़ लिया। इवन हाइड्रोजोइक एसिड ऑन हीटिंग गिव्स H2 एंड N2। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, नोट करो। तो ये तो हो गया अजाइड्स। चलो बात करते हैं अब कुछ हीटिंग इफेक्ट ऑन एसिड्स। एसिड्स के ऊपर हीटिंग इफेक्ट क्या होगा? जैसे H2SO4 को हीट करो तो व्हाट यू विल गेट एंड ऑल सो ऑन। तो लिखो हीटिंग इफेक्ट्स में ये हटा दें। हाँ, हीटिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स में हीट करते हैं तो जैसे H3PO4 है, इसको हीट करो तो ये स्टेप हीटिंग होती है। रूम कंडीशन पे तो लिक्विड होते हैं ये, हाईली विस्कस लिक्विड बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब हीट करते हैं तो इट फॉर्म्स H4P2O7, एक H2O रिमूव हो गया, और हीट करोगे और H2O रिमूव हो जाएगा तो HPO3N बन जाता है। ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड है, पॉलीमेटा जैसे एग्जाम्पल ये पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड ही बनते हैं ये पॉलीमेरिक कंपाउंड्स होते हैं, मोनोमर के फॉर्म में नहीं होते। और हीट कर दोगे स्ट्रांगली, then you get P4O10. So like that heating effects will be there for H3PO4.
सिमिलरली H2SO4 है, स्ट्रांगली हीट करोगे तो इट गिव्स H4P2 H2S2O7, दिस इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड है। दिस इज पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। और हीट करोगे तो इट विल गिव SO3 गैस, और हीट करोगे तो टेम्परेचर अगर 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ा दो तो इट डिकम्पोजेस टू SO2 प्लस O2। तो गाइज इस तरीके से ये हीटिंग इफेक्ट्स होते हैं दैट यू आर सपोज टू रिमेंबर। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म, तो ये हीटिंग इफेक्ट्स होते हैं, यू आर सपोज टू रिमेंबर। बोरिक एसिड है, हीट करते हैं इसको तो फाइनली B2O3 बना लेता है स्ट्रांगली हीट करने पर, प्लस H2O। सिलिसिक एसिड को हीट करोगे तो सिलिका बना लेगा SiO2 प्लस H2O। ये बोरिक एनहाइड्राइड या बोरोन ऑक्साइड, ये सिलिका बन गया। तो इस तरीके से, और H2C2O4। ऑक्सैलिक एसिड को हीट करो तो H2O प्लस CO प्लस CO2। वाटर ये टेम्परेचर हीटिंग के यूजुअली 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होते हैं, तो H2O also will convert into the vapor form or gas form that also will involve other along with the other gases. So like that heating effects there for the acids। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आएगा, जरा यहाँ तक की बात लिखो, मैं यहीं बता देता हूँ। जैसे कुछ एसिड होते हैं H3PO2, इसको हीट करो तो ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाते हैं H3PO3 प्लस फॉस्फीन गैस। इसको फर्दर हीट करो तो ये H3PO4 प्लस फॉस्फीन गैस। नॉट ओनली दैट, इवन H3PO3 को हीट करो तो किया तो है अभी ये रहा, तो इट गिव्स H3PO4 प्लस फॉस्फीन गैस। दिस इज इंपॉर्टेंट। डिस्प्रपोर्शनेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन कट तो नहीं गया, डिस्प्रपोर्शनेशन देखिए, नहीं बच गया, ठीक है। तो याद रखना है फास्फोरस का +1 का और +3 का ऑक्सी एसिड अनस्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, हीट करने पर आसानी से डिस्प्रपोर्शनेट होता है। एंड कौन सी गैस इवॉल्व करता है? टॉक्सिक फॉस्फीन गैस, और साथ में H3PO3 बनाता है, जो कि फर्दर हीट करने पर H3PO4, सो द एंड प्रोडक्ट इज H3PO4। सिमिलरली एक और, जैसे मान लो HNO2 है, ये भी अनस्टेबल है, वार्म करने पर ही ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है HNO3 प्लस NO। हाँ, H2SO3 को हीट करो तो ये डिस्प्रपोर्शनेट नहीं होता, भले ही 4 में है, ये H2O प्लस SO2 गैस को इवॉल्व करता है। तो ये कुछ हीटिंग इफेक्ट्स हैं ऑन ऑक्सी एसिड्स, यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट। तो मैंने ये पॉइंट लिख दिए हैं, आप नोट करें एसिड्स के हीटिंग इफेक्ट्स में व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। हालांकि इनकी और डिटेलिंग हम ब्लॉक केमिस्ट्री में करेंगे जब जब ये कंपाउंड आपके सामने आएंगे। नोट इट डाउन, इनको नोट करें। देयरआफ्टर लेट अस हैव द हीटिंग इफेक्ट ऑन सॉल्ट्स हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन। पहले नोट कर लो, salts having acidic hydrogen, जैसे एग्जाम्पल लो NaH2PO4, मान लो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, आपने हीट करा तो ये वाटर रिमूव कर देगा और क्या बना लेगा? H2O तो रिमूव हो गया और NaPO3 ये बन जाता है सोडियम मेटाफॉस्फेट। पॉलीमरिक होते हैं ये। जैसे ये NaPO3 का होल 6, और इस कंपाउंड को बोलते हैं कैल्गन। ये कैल्गन साहब पता कौन है?
किसी को याद है व्हाट इज केल्विन? याद ना रखते हो, हार्डनेस ऑफ वाटर जब पढ़ते हैं तो परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने में ये काम आता है केल्विन। इट फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स विद कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+। तो केल्विन है ये सब्सटेंस, इसे केल्विन बोलते हैं, केल्विन मेथड भी कहलाता है ये। यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस of water by making soluble complex with कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+। ये आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है, ये आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है कि सोडियम पॉलीफॉस्फेट जो होते हैं, सोडियम मेटाफॉस्फेट पॉलीफॉर्म में होते हैं, ये पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होती है, जैसे हेक्सा सोडियम मेटाफॉस्फेट है ये। तो केल्विन कहते हैं इसको। इट इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ द हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस बाय मेकिंग द कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विद कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+। हार्डनेस ऑफ वाटर में ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर कहाँ था? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में, रेडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, ये याद भी रखेंगे। पानी निकालना होता है, रिमूव वाटर, पानी रिमूव कर दो। वाटर रिमूव कर दो और जो प्रोडक्ट मिले बस चलेगा, जैसे Na2HPO4, इसको हीट करना है तो क्या बन जाएगा? एक H2O। अब एक H है तो दो मॉलिक्यूल तो लेने पड़ेंगे H2O रिमूव करने के लिए, तो Na4P2O7 प्लस H2O। बैलेंस हो गई रिएक्शन, ये बना। और ये क्या है? सोडियम पायरोफॉस्फेट। सोडियम पायरोफॉस्फेट, जैसे माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, क्या होता है माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट? NaNH4HPO4.4H2O, यही होता है NaNH4HPO4.4H2O, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। फॉस्फेट भी टेस्ट में काम आता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में इसको हीट करते हैं। सर ये एसिडिक हाइड्रोजन, ये रहा देखो एसिडिक हाइड्रोजन, हालांकि अमोनिया के अंदर भी एक एसिडिक हाइड्रोजन है, तो जब हीट करते हैं तो अमोनिया इज लिबरेटेड आउट। सो दिस फॉर्म्स Na2 प्लस H2O प्लस अमोनिया। So these are the products obtained. ऐसे ही MgNH4PO4, इसको स्ट्रांगली हीट करो तो यहाँ से कंपाउंड बन जाएगा 2NH3 प्लस H2O प्लस Mg2P2O7। तो 4 दूनी 8, एक 4 और एक 7 और एक 8, 2 हाइड्रोजन 2 अमोनिया, दैट्स इट। द Mg2P2O7 इज फॉर्म मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। तो गाइज इस तरीके से आप ये बात कहते हो, यहां भी एरो अप लगाओ। तो ये था सॉल्ट्स हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन, उनको हीट करो तो दिस काइंड ऑफ इफेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट हैं। हीटिंग इफेक्ट्स पर ऑन एन एवरेज हर साल जेईई मेन या एडवांस्ड में एक क्वेश्चन आ जाता है, किसी ना किसी रूप में वो पूछ लेते हैं। तो ये थे सॉल्ट्स हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन। बस लगभग हो गया। हैलाइड्स के हीटिंग इफेक्ट ऑल्सो वी विल सी। नोट करो पूरी बात, नोट इट डाउन। हीटिंग ऑफ हैलाइड्स। देखो हैलाइड्स वैसे थर्मली स्टेबल होते हैं, मगर हाइड्रेटेड हैलाइड्स हो तो हीट करने पर
दे सफ़र हाइड्रोलिसिस। जैसे मान लो MgCl2.6H2, बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड। आप इसे हीट करो, नहीं मिलता MgCl2, MgCl2 नहीं मिलता, प्लस H2O, नहीं, these are not the products, in fact it suffers hydrolysis. Hydrated salts suffer internal hydrolysis. ये क्या हुआ? हाइड्रेटेड सॉल्ट्स या हाइड्रेटेड क्लोराइड्स जो हैं वो सफ़र करते हैं इंटरनल हाइड्रोलिसिस, मतलब बाहर से पानी ना मिला रहे हो, ये जो अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना, यही हाइड्रोलाइज करा देता है, यही वाटर जो है इस मैग्नीशियम 2+ का हाइड्रोलिसिस करा देगा और क्या बनाएगा? MgO प्लस HCl गैस, ये सॉलिड मिला, प्लस H2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड, सो दिस इज हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट। So guys, this is hydrolyzed product, MgO is obtained। तो ये याद रखना है, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट, डाउस प्रोसेस जो था ना फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीशियम इन द मेटलर्जी फ्रॉम सी वाटर, उसमें ये कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। और यही MgCl2.6H2 मान लो हाइड्रेटेड सॉल्ट है और HCl गैस ले लें, ड्राई, मॉइस्चर ना हो, HCl गैस के एनवायरमेंट में हीट करो, तब मिल जाएगा एनहाइड्रस मैग्नीशियम क्लोराइड सॉलिड, प्लस H2O विल बी इवॉल्व्ड आउट, एनहाइड्रस मैग्नीशियम क्लोराइड। Anhydrous magnesium chloride is obtained when it is heated in a dry HCl environment। Again very important। अरे भैया सब इंपॉर्टेंट तो चल रहा है, ये जितने बढ़िया बढ़िया सारे पॉइंट्स से सारे निकाल के इकट्ठे एक साथ दे दिया आपको। अगर ये सब भी पढ़ जाओ ना जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो पता चला कि अगर ब्लॉक केमिस्ट्री से ऑल टुगेदर 2 सवाल आए हैं तो एक सवाल तो इनमें से आ ही जाएगा। सच एन इंपॉर्टेंट पोर्शन। तो गाइस ये इस तरह का है। नाउ आई, तो ये समझ में आ गया, इंटर हाइड्रोलाइसिस समझ में आ गया, ये वाले पानी ने हाइड्रोलाइज कर दिया इसको, एंड द हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट इज MgO। इंटरनल हाइड्रोलिसिस क्यों? बिकॉज अंदर बाहर से पानी ना मिलाना पड़ा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इटसेल्फ डिड हाइड्रोलिसिस ऑफ MgCl2 एंड यू गॉट द प्रोडक्ट MgO। समझ में आ गई बात? इसके और भी कई एग्जाम्पल हैं, पूरी बात पहले नोट करो, नोट इट डाउन, लिख लिया? और एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे FeCl3.6H2O, वापस वही Fe2O3 प्लस HCl गैस प्लस H2O इवॉल्व्ड आउट। सिमिलरली चाहे वो मान लो AlCl3 हो, ये सिमिलर एग्जाम्पल्स हैं, सफर्स हाइड्रोलिसिस Al2O3 प्लस HCl H2O, इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं ये। साथ ही साथ और भी हो सकते हैं, जैसे COCl3, या मान लो हो गए, बस समझ में आ गई बात। सो लाइक दैट दे सफर हाइड्रोलिसिस, बट नोट CaCl2.6H2O, SrCl2.6H2O, BaCl2.6H2O, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, इनको हीट करोगे तो यू विल गेट NCl2 सॉलिड प्लस H2O इज लिबरेटेड आउट। M कौन? M वही कैल्शियम या स्ट्रॉन्शियम या बेरियम। यहां हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ, नो हाइड्रोलिसिस, नो हाइड्रोलिसिस। एक्चुअली हाइड्रोलिसिस आयनिक कोवेलेंट कंपाउंड्स का होता है, और कैल्शियम आयन, स्ट्रॉन्शियम आयन, बेरियम आयन अच्छे खासे आयनिक नेचर कंटेन करते हैं। लार्ज साइज होने की वजह से पोलराइजेशन क्लोराइड आयन का नेग्लिजिबल होता है, तो यहाँ पर आयनिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है, डोमिनेंट आयनिक कैरेक्टर है, और आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट सफर हाइड्रोलिसिस।
हाइड्रोलिसिस जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स का होता है। तो ड्यू टू हाई आयनिक कैरेक्टर they do not suffer internal hydrolysis, नहीं होता इनका हाइड्रोलिसिस। तो ये याद रखने वाली बात है, स्टूडेंट्स इसको अच्छे से याद करें, समझेंगे इस बात को। समझ में आ गई बात। अब बाकी तो क्या, जैसे और मान लो हीटिंग इफेक्ट, मान लो ऐसे ले लें FeCl3 सॉलिड एनहाइड्रस, हीट करो तो FeCl2 प्लस Cl2। और जैसे मरकरीज के सॉल्ट जो होते हैं इसको हीट करो तो HgCl2 प्लस मरकरी लिक्विड इज ऑब्टेन्ड। ये कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे PbCl4, इसको हीट करो तो PbCl2 प्लस Cl2 इज ऑब्टेन्ड। सो दीज आर सम ऑफ द रिएक्शंस यू आर सपोज टू रिमेंबर। गाइज हो गया ये हीटिंग इफेक्ट्स। नाउ सम मोर इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स वी कैन टेक अप, जिनमें कुछ ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं, क्रोमेट डाइक्रोमेट भी हो सकते हैं, तो उनके एग्जांपल्स भी लिख लो। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये याद रखना है, सब कुछ ही तो याद रखना है। हर चीज़ तो सर आप इंपॉर्टेंट बोल देते हो। अरे मैं कह तो रहा हूँ जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे नियमों के रूप में आपके सामने परोस दिए हैं। खाओ उठने उठा करके, बार बार खाओ इन्हें और अपने ब्लड के अंदर शामिल कर लो। इतना खाओ इन्हें, इतना खाओ कि ये ब्लड में शामिल हो जाएं, बोलते सटाक से एकदम आपके मुंह से बात निकले। कोई भी क्वेश्चन आए, हाँ किसका हाइड्रोलिसिस होगा, किसका नहीं होगा, इसका हीटिंग इफेक्ट तो हमें पता है, ऐसी सिचुएशन आ जाए, फिर देखो इनऑर्गेनिक कैसे आपको हॉन्ट कर सकता है। डरा नहीं सकता इनऑर्गेनिक, नहीं डरा सकता। भूत नहीं है ये। भूतों की तो मैं किस दिन कहानी सुनाऊंगा आपको, पीपल के पेड़ वाली। मैंने शायद आपको अभी तक सुना ही नहीं है ना, वो पीपल के पेड़ वाली। और पीपल के पेड़ के ऊपर तख्त पड़ा रहता है, उस तख्त पे चुड़ैल नाचते हैं। एंड व्हाट इज द स्टोरी अबाउट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पढ़ो पढ़ो। मुझे मालूम है तुम इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहते हो, आप पढ़ना चाहते हो, पढ़ो। सम मोर केसेस लाइक क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट, जैसे K2Cr2O7, इसको हीट करो, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑरेंज कलर कंपाउंड होता है। तो दिस फॉर्म Cr2O3 सॉलिड एंड K2Cr4 इज ऑब्टेन्ड प्लस O2 इज फॉर्म्ड। O2 लिबरेट करते हैं। O2 के मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स पे भी आप ये पढ़ोगे। KMnO4 को हीट करो strongly, तो you get MnO2 plus K2MnO4 plus again O2 gas is evolved out। साथ ही साथ जैसे PbO2 को हीट करो तो you get PbO plus O2। Pb3O4 को हीट करो तो you get PbO plus O2। MnO2 को हीट करो, Mn3O4 प्लस O2। और ये तो सबको याद है कि Ag2O हीट करने पर सिल्वर दे देता है एट O2। दो ही मेटल के ऑक्साइड हैं जो कि हीट करने पर रूम कंडीशन पे एग्जिस्ट करते हैं और हीट करने पर मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। कई बार तो मैं ही बता चुका इनको। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है यार ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, इतने सारे हीटिंग इफेक्ट्स कैसे याद होंगे। होंगे, करो याद, काम के हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। जेई एडवांस्ड के लिए है सब कुछ यूजफुल ये, और जेई मेन में भी क्वेश्चन आते हैं इन सब के ऊपर। सो लाइक दैट यू, बट सम मेटल ऑक्साइड्स आर हाईली स्टेबल, जैसे Al2O3, जैसे CuO, जैसे MgO, जैसे Zn जिंक ऑक्साइड, इस तरह के, या Fe2O3। नो डिकम्पोजिशन, नो डिकम्पोजिशन। तो गाइज ये थे हीटिंग इफेक्ट। हालांकि अभी और भी हीटिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं, बट आई हैव टेकन अप
क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट केसेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स। इनके बियॉन्ड मोस्टली क्वेश्चन नहीं जाएगा, फिर भी कोई आएगा आपके सामने, मेरे सामने आएगा तो आई लेट यू नो अबाउट द हीटिंग इफेक्ट्स, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट हीटिंग इफेक्ट्स वी हैव कंसिडर्ड हियर। तो ये था जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसमें एक पॉइंट और लेना है हमें, वो भी अच्छा बड़ा पॉइंट है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड्स। देखो जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब एक मेजर पॉइंट जो बचा हुआ है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड्स, ऑक्साइड्स। इनके ऊपर एक्चुअली ये अलग अलग ब्लॉक केमिस्ट्री में अलग अलग कंपाउंड आएंगे, अलग अलग हैलाइड्स आएंगे, क्लोराइड्स आएंगे, ब्रोमाइड्स आएंगे, ऑक्साइड्स आएंगे। उनके अलग अलग जगह पर आप हाइड्रोलिसिस पढ़ते हो तो कई बार स्टूडेंट्स को यही नहीं पता चलता कौन सा याद करना है कौन सा नहीं है। एक जगह पर अगर सारी चीज़ें लिखी हुई हों तो इट बिकम्स ईजी फॉर द स्टूडेंट्स टू रिमेंबर, टू अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड अगेन ए काइंड ऑफ ईज इन द माइंड फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो जनरल इनऑर्गेनिक पढ़ रहे थे उसमें शायद हमने 7th पॉइंट ले लिया था, आई डोंट रिमेंबर द नंबर, आप देख लेना। 7th है तो मान लो 8th। हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। हाइड्रोलिसिस में ऑफ ऑक्साइड्स एंड ऑफ हैलाइड्स, ऑक्सी हैलाइड्स। ऑक्साइड्स का हाइड्रोलिसिस, हैलाइड्स, ऑक्सी हैलाइड्स का हाइड्रोलिसिस। चलो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्साइड्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्साइड्स में अब थोड़ा सा ऑक्साइड्स के बारे में जानना जरूरी है। ऑक्साइड्स आर एनहाइड्राइड्स ऑफ एसिड्स और बेसिस। ऑक्साइड्स जो होते हैं इट इज ए काइंड ऑफ एनहाइड्राइड्स ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस। जैसे H2SO4 है, इसका एनहाइड्राइड SO3 हो जाएगा, इसमें से एक वाटर रिमूव कर दो। एनहाइड्राइड मतलब वाटर रिमूव करने के बाद बना हुआ कंपाउंड, सो दिस इज एनहाइड्राइड। जैसे मान लो HNO3 है, इसमें से एक H2O रिमूव कर दो तो क्या बन गया N2O5, सेम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 है ये भी +5 है, तो ये +6 वाले एसिड से बना था और ये +5 वाले से। और कई बार ऐसा होता है कि इसी में पानी मिला दो तो वापस यही बन जाएगा, आप जानते भी हो। N2O5 में अगर वाटर मिला दे तो HNO3 इज फॉर्म्ड। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि ऑक्साइड में पानी मिलाओ तो वो एसिड बन जाए। कई बार ऑक्साइड्स, खासकर मेटल के ऑक्साइड्स, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट नॉन मेटल के ऑक्साइड्स मोस्टली दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म द ऑक्सी एसिड। तो जैसे ये एग्जाम्पल्स ले रहे हैं हम, और एक एग्जाम्पल, जैसे मान लो H3PO4 है, इसमें से अगर वाटर रिमूव करोगे तो P4O10 मिल जाएगा। यहाँ 4 मॉलिक्यूल ले लो तो P4O10 प्लस 4×4=12, 6H2O, 6H2O रिमूव कर दो तो अकॉर्डिंगली दिस विल, सो दिस इज व्हाट, एनहाइड्राइड ऑफ H3PO4। तो गाइज ये तरीका है इस बात को लिखने का। और जैसे HClO4, HClO3, HClO2, HClO, आपको तो पता है क्लोरीन अपने ऑक्सी एसिड शो करता है राइट फ्रॉम +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका जो एनहाइड्राइड है वो Cl2O7, Cl2O5, Cl2O3, Cl2O in the +1 oxidation state, +3, +5, +7। तो इस तरीके से हम कहते हैं। अच्छा ये ऐसा नहीं है एसिड्स के लिए हो, देखो हमने बेसिस के लिए भी बोला है, यही बात हमने बेसिस के लिए भी बोली है कि मान लो जैसे मान लो बेरियम हाइड्रोक्साइड है, इसका एनहाइड्राइड बेरियम ऑक्साइड होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो Na2, इस तरीके से भी हम बोलते हैं। तो एनहाइड्राइड्स हैं, ऑल आर एनहाइड्राइड्स। अच्छा हम मेन बात कर रहे हैं अबाउट द हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्साइड्स। अब देखो यहीं पर अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हम बात करते हैं पहले मेटल के हाइड्राइड्स, मेटल के ऑक्साइड्स की और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स की।
तो चलो यहाँ पर बात करते हैं पहले मेटल के ऑक्साइड्स की। पहले ये पूरी बात नोट करो, उससे पहले हम ये भी बता देते हैं कि कुछ एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, कुछ न्यूट्रल नेचर के होते हैं, कोई एसिडिक नेचर के होते हैं, कोई बेसिक नेचर के ऑक्साइड्स होते हैं। हालांकि ये सब आप पहले पढ़ चुके हो तो इन पीरियोडिक टेबल और इन केमिकल बॉन्डिंग, बट फिर भी ब्लॉक केमिस्ट्री से पहले वो कब पढ़े होंगे, कहाँ पढ़े होंगे, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। यही तो पर्पस है, थोड़ा समय तो हमारा जाता है इन चीज़ों में। हालांकि ये सब ज़्यादातर चीज़ें जो हमने अभी पढ़ी हैं, इनमें से काफ़ी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, बट इकट्ठा एक साथ पढ़ना यही तो पर्पस है जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ताकि आप ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ो तो एक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस रहे आपके दिमाग में। नोट करिए इस पूरी बात को। जैसे ऑक्साइड्स में टाइप ऑफ ऑक्साइड्स की बात करें तो टाइप ऑफ ऑक्साइड्स में जैसे एसिडिक ऑक्साइड, अब ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं जैसे SO2, SO3, N2O5, N2O3, P4O10, SO, सल्फर तो हो गया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, P4O10, ये सब, Cl2O7, Cl2O5 एक्सेट्रा, ये सब एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, एसिड से डिराइव होते हैं। बेसिक ऑक्साइड्स, अब बेसिक ऑक्साइड्स में मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं तो जैसे सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इस तरह के एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो। बेरियम ऑक्साइड, ये एग्जाम्पल्स हैं ऑफ बेसिक ऑक्साइड्स। एक होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स। न्यूट्रल ऑक्साइड्स वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन ना करें, डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स बेसिस, ना एसिड से रिएक्शन करें ना बेस से रिएक्शन करें। और इसके वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में याद रखें N2O, NO, CO. These are the very famous examples of neutral oxides, N2O, NO, CO. पानी में भी नहीं घुलते, ये पानी से भी रिएक्शन नहीं करते। एक होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ये भी आपको पता है, एम्फो का मतलब होता है डुअल नेचर, एसिडिक नेचर भी और बेसिक नेचर भी, हैविंग एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर, हैविंग एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में मोस्ट कॉमनली बेरिलियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, Al2O3, Cr2O3, क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड, ये सब कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। अपनी पुरानी रिवीजन करो जो आपने पहले पढ़ा होगा। साथ में SNO, SNO2, PbO, PbO2, As2O3, इस तरह के जो ऑक्साइड्स होते हैं एटसेट्रा, Sb2O3, these are amphoteric in nature, that means they react with the acid as well as base। हम यही तो बात कर रहे हैं जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रिएक्शन प्रेडिक्शन। अब रिएक्शन प्रेडिक्शन का मतलब कुछ एक और बोल सकते हो, मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स। वो किसी पर्टिकुलर एसिड या बेस का ऑक्साइड नहीं होता, दो डिफरेंट एसिड्स या दो डिफरेंट बेसिस के ऑक्साइड्स होते हैं, मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स और मिक्स्ड ऑक्साइड्स। जैसे कौन? जैसे ClO2, जैसे NO2 और N2O4, जैसे Mn3O4, जैसे Fe3O4 एक्सेट्रा, इस टाइप के। ये क्लोरीन +4 का है, ये नाइट्रोजन +4 का है, यहाँ भी प्लस, वो तो एक ही बात है, डाइमर बना लेता है। NO2 को अगर कूल डाउन करो, ठंडा करो, तो इट फॉर्म्स डाइमर इन द फॉर्म ऑफ N2O4। Mn ये एक तरीके से इसमें अगर पानी मिलाओगे ना H2O, तो ये दो अलग अलग टाइप के, क्योंकि ये क्लोरीन +4 में कोई ऑक्सी एसिड शो नहीं करता। क्लोरीन के ऑक्सी एसिड ये होते हैं HClO, HClO2, HClO3, HClO4।
ये +1 वाला है, +3, +5 and +7. So these are the oxidation states of chlorine in their oxy acids. अच्छा, यहाँ क्लोरीन +4 में है, और भी हो सकते हैं, ClO3 भी हो सकता है, जिसे Cl2O6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है यूजुअली। तो जैसे ClO2 है, ये पानी मिलाओगे तो ये +4 वाला है, +4 का मतलब इन दोनों का मिक्सचर HClO2 और HClO3। तो आप जब ये पानी मिलाओगे ना, हाइड्रोलिसिस कराओगे, तो इट विल फॉर्म द मिक्सचर ऑफ HClO2 प्लस HClO3। कौन +4 का है, तो +3 वाला भी और +5 वाला भी। ऐसे ही मान लो इसमें पानी मिला दो आप, ये हाइड्रोलिसिस सीख रहे हैं हम। पानी मिलाओगे तो क्या मिलेगा, HNO2 और HNO3 का मिक्सचर 1:1 मोलर रेशियो में। हाँ, जरूरी नहीं है कि Mn3O4 पानी में सॉल्युबल हो, Fe3O4 पानी में सॉल्युबल है ही नहीं, नो रिएक्शन विद वाटर, बट ये मिक्स्ड ऑक्साइड हैं, ये पानी से रिएक्शन नहीं करते। H2O लिक्विड, नो रिएक्शन। मेटल के ऑक्साइड्स मोस्टली इनसॉल्युबल हैं। अभी तो ये नॉन मेटल के ऑक्साइड्स दे आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर टू फॉर्म द ऑक्सी एसिड्स। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स घुल जाते हैं पानी में आसानी से, ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं। मेटल के ऑक्साइड्स मोस्टली वाटर में इनसॉल्युबल हैं, एक्सेप्ट फ्यू। कौन से फ्यू बताऊंगा, आएगा अभी। तो ये इस तरीके की नेचर होती है मिक्स्ड। अच्छा, ये सब जैसे एसिडिक ऑक्साइड है, पर्टिकुलर ऑक्सी एसिड वाला है, +4 वाला, जैसे कौन, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, SO3 +6 वाला है, H2SO4 +6 वाला ऑक्सी एसिड, सिंगल ऑक्सी एसिड। ये नहीं, मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स में ClO और भी ले सकते हो, जैसे ClO3 और Cl2O6। +6 वाला है ये, +6 वाले का मतलब इट इज अ मिक्सचर ऑफ HClO3 एंड HClO4। पानी मिलाओगे तो वो दे विल फॉर्म द ऑक्सी एसिड। और हाइड्रोलिसिस भी कई तरीके से डिफाइन होता है, सिंपल हाइड्रोलिसिस, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस मतलब NaOH एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्शन, और एक एसिडिक हाइड्रोलिसिस मतलब HCl एक्वस से रिएक्शन। तो हाइड्रोलिसिस में भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस में भी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस और सिंपल हाइड्रोलिसिस। तो अभी हम सिंपल हाइड्रोलिसिस की बात करें तो ये प्रोडक्ट है, मगर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आपको ये पता है कि ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिडिक नेचर का है, बेस से तो रिएक्शन करेगा, मगर बेस से रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, मैं यहां बनाऊंगा। जरा एक बार ये नोट तो करो, ये सब पानी से रिएक्शन नहीं करते। प्लस वाटर लिक्विड, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। एंड मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स, यहां मेटल्स इन्वॉल्व हैं, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। अभी उस पर आएंगे हम, पहले ये पूरी बात नोट करो, जरा नोट इट डाउन। लिख लिया, चलिए इसको जैसे मान लो यही था, मान लो कोई N2O5 है, आप इसे पानी मिला दो। एग्जाम्पल समझना मैं क्या बोल रहा हूं। +5 वाला है तो ऑक्सी एसिड बना दोगे। आपको पता है नॉन मेटल के ऑक्साइड्स पानी में बढ़िया घुल जाते हैं, और ऑक्सी एसिड बनाएंगे कौन सा, HNO3। बट ये एसिडिक ऑक्साइड है, NaOH से रिएक्शन कराओगे तो मना कर दोगे क्या? अरे मना थोड़ी कर दोगे, क्या बनाओगे, N2O5 HNO3 बनाता, पानी तो है ही भाई, NaOH को सॉलिड थोड़ी मिला रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन है NaOH का, तो पानी तो है ही। पानी से रिएक्शन करके क्या बनाया होगा, HNO3, और HNO3 एक एसिड है और NaOH से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट, कौन, NaNO3, ये बन जाएगा एक्वस। अब यही अगर मान लो आप NaOH से रिएक्शन करा देते तो यही तो प्रोडक्ट बनता। सिमिलरली मान लो ClO2 ले लूं मैं, ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है +4 वाला, पानी मिलाते तो क्या रिएक्शन थी, अभी लिखी थी मैंने, बताओ क्या रिएक्शन, +3 वाला HClO2 HClO3 +3 वाला ऑक्सी एसिड और +5 वाला ऑक्सी एसिड। बट अगर मान लो KOH या NaOH से रिएक्शन कराए थे एक्वस सॉल्यूशन से, तो पानी तो है ही, वो ये तो बनाता ही, और NaOH इन एसिड से रिएक्शन कर लेता और क्या बना लेता, NaClO2 प्लस NaClO3, ये बनते सॉल्ट। इवन इसमें भी अगर NaOH मिला दो तो यही तो मिलने वाला है।
अरे समझ लो बात, रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिक से समझे चीज़ों को कि अगर एसिड है तो बेस से तो रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये मिक्स्ड ऑक्साइड था, दैट्स वाई। जैसे मान लो ClO3 है और Cl2O6 है, प्लस 6 वाला है, आपसे कोई कह दे कि KOH सोल्यूशन से रिएक्शन कराओ, करा दो, एसिडिक ऑक्साइड है, दौड़ के रिएक्शन करेंगे KOH के साथ, रुक ना पाएगा ये, तो क्या बना लेगा ये, KClO3 प्लस KClO4। हालांकि KClO4 प्रेसिपिटेट बना लेता है, इट इज insoluble in water. So like that reactions do occur, reactions proceed in the forward direction. अच्छा, एसिड्स में भी कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, एक जनरल गाइडलाइन है, वैसे तो ये सब हम पढ़ा चुके होते हैं, फिर भी ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक, ये जनरल गाइडलाइंस हैं। फॉर एग्जाम्पल बेंजोइक एसिड, CH3COH, फॉर्मिक एसिड एक्सेट्रा, वीक एसिड्स। तो ये वीक एसिड्स हैं। ऑल हाइड्रा एसिड्स आर वीक एक्सेप्ट HCl, HBr, HI। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पहला वाला तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते ही हो, pKa की वैल्यूज आप याद भी रखते हो। तो ऑल हाइड्रा एसिड्स ऑफ द वीक, ऑल हाइड्रा एसिड्स मतलब वेयर हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन। एंड अगेन इस तरीके से हम डिफाइन कर चुके हैं पहले इस सबको, फिर भी हाइड्रा एसिड्स हैं ये, इनको छोड़ करके ये स्ट्रॉन्ग हैं। पानी के अंदर ऑल आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जैसे एग्जाम्पल कौन, जैसे मान लो H2O, H2S, PH3, H2SC, HF, सब क्या हैं ये, वीक एसिड्स। वीक एसिड्स। अच्छा, ऑक्सी एसिड की बात करें, नॉन मेटल्स ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं, तो ऑक्सी एसिड्स जो होते हैं उनमें जनरली कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, बाकी वीक होते हैं। तो ऑक्सी एसिड्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे HMXON, ये जनरल फॉर्मूला है। जिसको आप एक डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हो। अब ऑक्सी एसिड है तो OH ग्रुप तो होंगे ही ना उसमें, तो OH मान लो ये MXON-M, ऐसा भी लिख सकते हो। अगर मान लो N-M की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड ऑक्सी एसिड में, और यदि N-M की वैल्यू लेस देन 2 है, जनरली वीक एसिड। कट तो ना गया, मैं देख लूँ सही बात, सही से आ रहा है कि नहीं। हाँ, समहाउ बच गया थोड़ा सा, ठीक है, यही तो चाहिए था। क्या कह रहे हैं, अब ये हाइड्रोलिसिस ना पढ़ रहे हैं हम, थोड़े से भटक भी गए। अब जब भटक गए तो भटक गए, सीख तो रहे ही है ना। ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक। हालांकि उसमें इंडक्टिव इफेक्ट लगा करके अगर मान लो अल्फा कार्बन है उस पर बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट लगा दो तो उनकी एसिडिक नेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो सब पॉइंट्स हम तो जनरल बात कर रहे हैं यहाँ, अब तुम एक्सेप्शन मत निकालना, ये तो जनरल बातें हैं। कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें अच्छे से घुसेड़ दो और कहो कि सर देखो ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड निकल आया, मतलब जनरल बात हो रही है। ऑल हाइड्रा एसिड्स आर वीक एक्सेप्ट HCl, HBr, HI। अच्छा, ये सब वीक एसिड है, ये हाइड्रा एसिड्स तो हैं। HF इज ए वीक एसिड इन वाटर, रिमेंबर जब भी हम एसिडिक नेचर की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग इन वाटर हियर। ऑक्सी एसिड्स का जनरल फॉर्मूला ये होता है, नॉन मेटल के ऑक्सी एसिड्स बनते हैं। X नॉन मेटल है, X इज यूजुअली नॉन मेटल,
मेटल भी हो सकते हैं इन द वेरी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, तो X इज ए नॉन मेटल और अ मेटल इन द हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला बन गए OHM XON-M। अगर n-m की वैल्यू 2 से ज़्यादा या 2 के बराबर भी है तो जनरली स्ट्रॉन्ग, जनरली का मतलब एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जनरल आइडिया है ये। और n-m की वैल्यू अगर 2 से कम है तो जनरली इट इज ए वीक एसिड। जरा देखें तो इस बात को, ये पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन। इसी को अगर हम इस तरीके से कहते हैं जैसे H3PO4, H3PO3, H3PO2 और एग्जाम्पल जैसे मान लो H2SO4, H2SO3, HNO3, HNO2। मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ ये समझाने के लिए। इसको देखना कैसे लिखोगे, OH2 S 2 आ गया ना और 2 O आ गए O2। तो यहाँ O की वैल्यू 2 है ना, तो n-m किसके बराबर, 2 के बराबर, स्ट्रॉन्ग एसिड। जरा यहाँ देखना OH ट्वाइस SO वीक एसिड। यहाँ भी क्या बोलोगे, OH NO2 स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ क्या बोल दोगे, OH NO क्या है, वीक एसिड। फिट बैठता है। अच्छा, और जरा देखना इस वाले केस में स्ट्रक्चर थोड़ी डिफरेंट होती है। ये स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान रखने वाली है, OH OH OH। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर एक pH बॉन्ड भी होता है, OH OH H, और यहाँ P डबल बॉन्ड O OH H H। ये स्ट्रक्चर्स हैं, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। तो इसको कैसे लिखोगे, OH3 PO। इसे क्या लिखोगे, OH ट्वाइस HPO, OH ट्वाइस H2PO। यही हुए ना, अल्टीमेटली P के साथ एक ऑक्सीजन है। तो ये क्या है, सभी केसेस में इन ऑल द 3 n-m की जो वैल्यू है इट इज लेस देन 2 है, ऑल वीक एसिड्स। तो आपको ये बात पता भी होती है। हालांकि ये बहुत वीक एसिड ना होते हैं, इनका जो pKa है उसकी वैल्यू 2-2.5 के आसपास होती है, तो रिलेटिवली इट इज़ नॉट वेरी वेरी वीक एसिड, तो ठीक ठाक होते हैं, बट वीक एसिड कैटेगरी में आएंगे। जनरली अगर K की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा है तो उसे स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। तो इस तरीके से ऑक्सी एसिड की बात करें तो ऑल आर वीक एसिड्स, दीज आर वीक एसिड्स, दीज आर, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज वीक एसिड, दिस इज वीक एसिड। और एक दो एग्जांपल ले लो जरा। जैसे मान लो और ले लो, जैसे H4P2O7 ले लो, ये एग्जांपल ले सकते हो। HiO3 ले लो, या HClO4 ले लो, HClO4, HClO3। यहाँ पर जरा देखिए स्ट्रक्चर क्या होगी, ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड है और इसकी स्ट्रक्चर है OH4 और P2, 4 तो आ गए, O3। तो पर फॉस्फोरस ऑक्सीजन कितने हैं, 1.5। अच्छा, वो जो फॉर्मूला था ना उसमें पर एक्स लिख लेना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो जरा, मैं बता दूं यहाँ, वो शायद लिखने से रह गया था। क्या, HMXON, यही फॉर्मूला लिखा था। इसको ऐसे भी लिख देता था, OH M-N, या M ले लो यहाँ तो, XON-M। तो पर X ऐसे लिखना था, इफ पर X n-m की वैल्यू अगर 2 और देन स्ट्रॉन्ग एसिड, n-m की वैल्यू अगर लेस देन 2 है तो वीक एसिड। ये ध्यान दो, ये पर X था, तो आप चाहो तो मत लिखो ये, जहां हमने इससे पहले वाली स्क्रीन में लिखा हुआ था ना कि पर X, पर एलिमेंट, सेंट्रल एलिमेंट,
तो जैसे यहां देखें तो OH Cl O3 तो स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, OH Cl O2 ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड HClO2 HClO OH ClO OH Cl ये सब भी वीक एसिड, वीक एसिड। अच्छा, ऑक्सी एसिड्स में ये तक तरीका हो गया सीखने का, मैं याद भी करा देता हूं कि दीज आर द मेजर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, इनके अलावा स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं होते। मैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स का एग्जांपल लिखने वाला हूं, पहले पूरी बात नोट करें। ये वाला पर एक्सॉल लिख लो ताकि वो पॉइंट वहां काम में आए। नोट इट डाउन। तो जैसे यहाँ पर हम बात करें, एक्चुअली जो ये जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, दिस इज वेरी मच सुटेबल फॉर जेई एडवांस्ड। कई बार बच्चे जो जेई मेन के लिए एम करते हैं, वो अगर एनसीईआरटी से भी अगर ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बचता नहीं उनसे कोई क्वेश्चन। बट जेई एडवांस्ड में तो भैया थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड भी होते हैं, कॉन्सेप्चुलाइज्ड भी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा वैरायटी भी चेंज करते हैं, घुमाते भी हैं, तो आपकी नॉलेज का बढ़ना या ज़्यादा होना आवश्यक है। तो ये जो जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, दिस इज यूजफुल फॉर जेई मेन बट वेरी मच यूजफुल फॉर जेई एडवांस्ड। जेई मेन वाला कोई स्टूडेंट अगर मान लो, कुछ बच्चे होते हैं देखो, जो मान लो कई बार सेकंड ड्रॉपर भी होते हैं स्टूडेंट्स, एक बार आपने पढ़ लिया फिर दोबारा ड्रॉप कर रहे हैं, लास्ट चांस है, एडवांस तो अब लिख भी नहीं सकते। तो फिर अगर वो जेई मेन के लिए पढ़ रहे हैं तो आप चाहें तो इसमें से कुछ मेन पॉइंट्स आप पिक कर सकते हो अपनी हिसाब से, वरना तो अगर आप ब्लॉक केमिस्ट्री अगर पढ़ रहे हो एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ लो, ना बचेगा एक भी सवाल, हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। बट एडवांस के लिए तो हमारी ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो गाइज इस तरीके से हम ये बात कह रहे थे, हो गया था ऑक्सी एसिड्स का। हाँ, तो ये कुछ पॉइंट्स थे दैट यू आर सपोज टू रिमेंबर। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, हाँ मैं एग्जाम्पल ले रहा था, एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स में HClO4, HI, HBr, HCl, H2SO4, HNO3, HClO3, ये हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स। और हाइड्रा एसिड्स के एग्जाम्पल मैंने बताए थे, HCl, HBr, HI, ये हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अगर गिने चुने वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करो, जिन सबका Ka इज ग्रेटर देन ऑल का Ka इज ग्रेटर देन, मच ग्रेटर देन 1, तो ये सब केसेस हैं जिनका Ka जो है वो इक्वली मत बोलो, ग्रेटर देन 1 है। KClO3 का Ka जो है वो लगभग 1 से थोड़ा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी स्ट्रॉन्ग एसिड कैटेगरी में आता है, कंप्लीटली आयोनाइज होता है पानी के अंदर। और इनके तो 10 की पावर 9, 10 की पावर 7, 10 की पावर 5 इस तरह के होते हैं। HClO4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग ऑल दीज एसिड्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू शुड रिमेंबर। अगर मोनोप्रोटिक एसिड्स की बात करें तो ये हम आयनिक में सिखाते हैं कि HClO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HI, HBr, HCl, HNO3। डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो गाइज ये था पानी से रिएक्शन, हमने बता भी दिया किस तरीके से हो गया। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स आसानी से पानी से रिएक्शन करके ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं, और ये हमने बता भी दिए। अब बात आते हैं मेटल के ऑक्साइड्स की। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर water insoluble except of first
sodium ion to cesium ion and barium 2 plus, strontium 2 plus, calcium 2 plus, partially soluble. मतलब कहने का फॉर एग्जाम्पल Na2O, मान लो पोटेशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड, वाटर सॉल्युबल, कैल्शियम ऑक्साइड पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर. एल्कली मेटल्स में वो भी लिथियम को छोड़ करके, लिथियम भी पूरी तरीके से घुलता नहीं है, लिथियम ऑक्साइड. तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम. कैल्शियम वाला जो ऑक्साइड है वो भी पार्शियली सॉल्युबल है, तो पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर बट दे आर वाटर सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर. बेरियम ऑक्साइड को पानी में घोल दो, बराइटा वाटर बनाता है बेरियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को घोलो तो बस कंसंट्रेशन एक लिमिट तक ही पहुंच पाती है. रेस्ट ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड प्रेसिपिटेट्स एट द बॉटम ऑफ कंटेनर. और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे लाइम वाटर बोलते हैं, लाइम वाटर टेस्ट इज वेरी फेमस फॉर डिटेक्टिंग सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. तो मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर वाटर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट ऑफ दीज. इसी में एक पॉइंट और, ये पहला था, मैं ये ऊपर का पॉइंट हटाने वाला हूं, जरा नोट करियो. सेकंड, यहां से ऊपर आओ. कुछ मेटल के ऑक्साइड सॉल्युबल हो जाते हैं इफ द मेटल इज प्रेजेंट इन द हाई ऑक्सीडेशन स्टेट. मेटल ऑक्साइड्स in which metal is in high oxidation state greater than or equal to 5 are water soluble and form strong acids. मेटल के ऑक्सी एसिड भी बन जाते हैं. तो मेटल ऑक्साइड्स इन विच मेटल इज इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आर वाटर सॉल्युबल एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग एसिड्स. जैसे एग्जांपल लो, जैसे Cr2O3 है, नहीं पानी से कोई रिएक्शन ही नहीं करेगा, नो रिएक्शन, बट CrO3 कर जाता है क्रोमियम ऑक्साइड, लाल रंग का कंपाउंड होता है, रेड कलर्ड, और क्या बना लेगा HCrO4 प्लस 6 में. ये क्रोमिक एसिड है, सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये. ऐसे ही जैसे एग्जांपल Mn2O7, MnO3, इस तरह की, ये +6 वाला, ये +7 वाला, ये +6 में था. ये जैसे रिएक्शन करेगा वाटर से, क्या बनाएगा HMnO4 एक्वस. ये क्या बनाएगा H2MnO4. पर मैंगनीक एसिड, मैंगनीक एसिड, ये हटा देता हूं, नीचे वाला लिख लिया होगा, जरा एक बार नोट करो. तो H2MnO4 इस तरीके से, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आ गए. और भी जैसे मान लो V2O5 है, वाटर से रिएक्शन करेगा तो HVO3 बना लेता है. ये एक पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होती है, N टाइप का पॉलीमरिक स्ट्रक्चर. तो इस तरीके से जैसे Bi2O3, Bi2O5 लो, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 से कम वाला होगा तो पानी में घुलेगा नहीं, नॉट सॉल्युबल. ये सॉल्युबल है HBiO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, +5 का ऑक्सी एसिड्स बन रहे हैं ये. तो इस तरीके के ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए एंड दे आर ऑल वाटर सॉल्युबल. तो अगर जबकि अच्छा यहां देखो और एक बात मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे MnO है, MnO2 है, और जैसे मान लो कोई भी ले लो, Cr2O3 है, हमने लिया ही था ये एग्जाम्पल.
नहीं। वाटर मिलाओ, नो रिएक्शन। वाटर मिलाओ, नो रिएक्शन, नो केमिकल रिएक्शन। तो अगर मेटल ऑक्साइड्स विच आर मेटल इज वेरी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं एंड दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग एसिड्स। सो दीज आर ऑल पुट इनटू द कैटेगरी ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। गाइज ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सब पता होनी चाहिए बच्चों को। दे शुड हैव एन आइडिया अबाउट। नोट करें पूरी बात, नोट इट डाउन। बस हो गया ये कि कौन से ऑक्साइड सॉल्युबल हैं। तो मैं बता दूं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर एंड उनकी रिएक्शंस भी हमने बता दी रिएक्शन प्रेडिक्शन में। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, नॉर्मल हाइड्रोलिसिस, इसकी बात हमने कर ली। मेटल ऑक्साइड्स की बात करें तो बड़े गिने चुने ऑक्साइड्स हैं जो सॉल्युबल हैं पानी के अंदर। कौन? एल्कली मेटल्स के, एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम ऑक्साइड पार्शियली सॉल्युबल है, कुछ कुछ लाइम वाटर बनाता है। बाकी बहुत हाई कंसेंट्रेशन में आप लाइम वाटर की कंसेंट्रेशन यू कैन नॉट हैव बिकॉज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड विल सेटल एट द बॉटम ऑफ कंटेनर। साथ ही हमने ये भी कहा कि कुछ मेटल होती हैं जो अपने ऑक्साइड्स बहुत हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाते हैं, +5 या उससे ज़्यादा, तो फिर वो पानी में घुल जाते हैं। इनफैक्ट दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे क्रोमिक एसिड H2CrO4, जैसे मैंगनीक एसिड, परमैंगनीक एसिड HbO4, HbIO3, HbO3, HbO3, HbIO3, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो बनाते हैं। अच्छा, बाकी के मेटल ऑक्साइड नहीं घुलते। जिंक ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, Cr2O3, मान लो कोबाल्ट ऑक्साइड, ये सब, कॉपर ऑक्साइड, B2O3, SiO2 नहीं घुलते पानी में। Al2O3 no reaction, they are, most of the metal oxides are insoluble in water। कितनी सारी बातें आपने सीख ली ऑक्साइड्स के हाइड्रोलिसिस में। So this is how we talk about the hydrolysis of oxides। अभी हैलाइड्स बाकी है, हैलाइड्स we shall take in the next lecture। That's it for now।